हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समष्टि अर्थशास्त्र के नए चैप्टर सरकारी बजट एवं भारतीय अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट क्या होता है। वैसे तो जनरली बजट शब्द से आप सभी परिचित हैं, आपके माता पिता भी बजट बनाकर चलते हैं, अपनी आय व्यय का एक अनुमान लगाकर वे कार्य करते हैं ताकि वित्तीय प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो सके। यहाँ पर हमें पढ़ना है सरकारी बजट। सरकार का बजट क्या होता है। हर देश की सरकार, जैसे आपके माता पिता अपने परिवार का बजट बनाकर चलते हैं, वैसे ही हमारी जो सरकार है वो देश को अपना एक परिवार मानती है और उस देश की शासन व्यवस्था अन्य प्रकार के कार्यों का सुचारू संचालन करने के लिए आय व्यय की प्रबंध व्यवस्था कर चलती है, जिसे हम क्या कहेंगे, सरकारी बजट। सरकारी बजट का मीनिंग जानने से पहले हम ये समझ लें कि बजट क्या होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति देखिए फ्रांसीसी भाषा के शब्द BOUGETTE बजट से हुई है, जिसका अभिप्राय होता है चमड़े का थैला। देखिए, थैला लेकर हम खरीदारी भी करते हैं और थैले के अंदर हम अपनी मनी को सेव भी रखते हैं। थैला या पर्स जिसके अंदर हम अपनी मनी को रखते भी है कि हमें कहाँ किस कार्य के लिए कितना व्यय करना है, और साथ ही थैला लेकर जाते हैं तो हम उसमें सामान खरीद कर लाते हैं। यानी आय और व्यय का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, थैले से जुड़ा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार जो सरकारी बजट है वो भी क्या है, उसके अंदर हम अपने सरकार द्वारा किए जाने वाले आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, जो एक निर्धारित समय अवधि के लिए बनाया जाता है। भारत में इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है और हम अपना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का मानते हैं, जिसको हम लेखा वर्ष की श्रेणी में रखते हैं या जिसको अपन लेखा वर्ष भी कह सकते हैं। तो सरकारी बजट क्या हुआ, ये सरकार के आय व्यय का एक अनुमानित ब्यौरा होता है, जिसमें आगामी समय की वित्तीय व्यवस्था या आगामी समय के वित्तीय प्रबंधन कार्यों की सूचनाएं दी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम वेस्टेबल की परिभाषा को देखेंगे। सरकारी बजट के लिए वेस्टेबल ने क्या परिभाषा दी है। वेस्टेबल के अनुसार वेस्टेबल ने इसकी परिभाषित करते हुए कहा है सरकारी बजट को कि यह एक दिए हुए समय के लिए, मतलब उसकी अवधि निश्चित है, दिए हुए समय के लिए वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, जिसे विधानसभा में स्वीकृति के लिए पेश करने का सामान्य सुझाव साथ में जिसके संलग्न होता है। वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था है जिसमें हम तय करेंगे कि आय कहाँ से होगी और व्यय कहाँ से होगा, और इसको विधानसभा में पेश करने का सामान्य सुझाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी विधानसभा से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही हम अपनी बजट को लागू कर सकते हैं या बजट को हम क्रियान्वित कर सकते हैं। तो वेस्टेबल की परिभाषा सभी को क्लियर हो गई होगी कि एक निर्धारित समय अवधि के लिए ये बजट बनाया जाता है, जिसे विधानसभा में पेश करने का जो सामान्य स्वीकृति का सुझाव है वो इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। इसके अंदर ये तय किया जाता है कि आगामी समय के लिए हम वित्तीय प्रबंध व्यवस्थाएं किस प्रकार से करेंगे। एक और परिभाषा देखेंगे हम फिंडले शिराज के अनुसार। फिंडले शिराज की परिभाषा, फिंडले शिराज इन्होंने कहा है बजट एक अनुमान है, एक प्रस्ताव है, एक रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट के रूप में दिया जाता है, अनुमान होते हैं इसके अंदर, क्योंकि आय व्यय के अनुमानित ब्यौरे होते हैं। वास्तव में स्थिति कुछ और होती है। जो भी हम आय व्यय के अनुमान लगाते हैं वो हमारी कल्पना से लगाए जाते हैं कि आय किन सोर्सों से होगी और व्यय कहाँ किया जाएगा। उनके अंदर अंतराल भी आ सकता है। तो फिंडले शिराज ने कहा है कि बजट एक रिपोर्ट है, एक अनुमान है, एक प्रस्ताव है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी विधियों में समन्वय और हम संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं तथा उनकी परस्पर तुलना कैसे की जाए वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। तुलनात्मक कैसे, जैसे हमने जो बजट बनाया उसमें हमें कितनी उपलब्धियां मिली, कितनी उसकी कमियां रह गई। तो बजट एक
अनुमान है, प्रस्ताव है, रिपोर्ट है, ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वित्तीय प्रशासन की विभिन्न विधियों में समन्वय स्थापित करते हैं, तुलना करते हैं और उनको परस्पर संबंधित करने का प्रयास करते हैं। ये तो था बजट का। आपको क्लियर हो गया होगा वैसे तो कि बजट क्या है। बजट एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें एक निर्धारित समय अवधि के लिए आय व्यय का जो ब्यौरा है वो सरकार प्रस्तुत करती है, जिसमें हम वित्तीय प्रबंधन की विभिन्न विधियों में समन्वय, सामंजस्य और तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, बजट का मीनिंग और अर्थ क्लियर होने के बाद में अगला जो टॉपिक बनता है वो बजट क्यों बनाया जाता है, बजट के उद्देश्य क्या है, बजट बनाने के क्या क्या फायदे हैं हमारे लिए। बजट के उद्देश्य, बजट के उद्देश्य क्यों बनाते हैं हम बजट, बजट बनाने के हमारे लिए क्या फायदे हैं, क्या एम्स है जिसके आधार पर बजट बनाना हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। उद्देश्य या महत्व भी हम जिसके कह सकते हैं, बजट का महत्व हमारे लिए क्यों होता है। सबसे पहला, आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना। हर देश अपना तीव्र आर्थिक विकास करना चाहता है, यानी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लगातार बढ़ाते रहना चाहता है। तो इसके लिए क्या है, हम जरूरत से ज्यादा खर्चे कर देंगे तब भी हमारे लिए हानिकारक है। यदि हमारे पास खर्चा करने के लिए साधन है और उसका प्रयोग ही हम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी जनता को साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएगी और हमारे आर्थिक विकास की गति गिर जाएगी। तो देखिए, हम भी हमारी आय के अकॉर्डिंग एक तरीका रखते हैं कि हमें किस प्रकार से व्यय करना है। ठीक ऐसे ही सरकार भी अपनी कितनी आय कहाँ से प्राप्त कर पाएगी, उस आय के आधार पर लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कितना व्यय करेगी जिससे आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाए, तो उसके लिए साधन क्या है, सरकारी बजट। यानी बजट बनाकर चलना आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। यदि सरकारी बजट नहीं बनाएंगे तो अंधाधुंध संसाधनों का अपव्यय भी हो सकता है या फिर वे संसाधन व्यर्थ भी जा सकते हैं। तो आर्थिक विकास की गति को यदि हमें तीव्र करना है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के स्तर को बढ़ाना है, तो सरकारी बजट बनाना अनिवार्य है। सेकंड, इसका महत्व यदि अपन देखें तो असमानताओं को दूर करना, असमानताओं को दूर करना। यदि हम असमानताएं दूर करना चाहते हैं, यानी धनी व्यक्ति यदि अधिक धनी है, निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन है, तो वे देश कभी भी विकास की दौड़ में आगे नहीं आ सकते। यदि अपन धनी व्यक्ति पर अधिक कर लगाएं, गरीब व्यक्तियों के विकास के लिए अधिक व्यय करें, तो शायद हम संतुलित विकास कर पाएंगे। तो हमारे देश में जितनी भी असमानताएं फैली हुई है, यानी धनी और निर्धन वर्ग के बीच यदि कोई खाई है और उसको यदि अपन दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास साधन क्या है, सरकारी बजट। सरकारी बजट बनाकर हम निर्धन और अमीर दोनों व्यक्तियों के बीच में जो वर्ग विभेद चलता है या वर्ग संघर्ष की स्थितियां चलती है उसको अपन समाप्त कर सकते हैं। सरकारी बजट ही इसके लिए हमारे पास में एक माध्यम है। तीसरा इसका जो फायदा है, पूर्ण रोजगार की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की स्थापना करना। देखिए, यदि अपन बजट बनाकर चलते हैं तो हमारे यहाँ पर जितने भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उनका हम सदुपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी है, व्यापक गरीबी की समस्या है, तो उसका समाधान भी किसमें ढूंढते हैं, बजट के माध्यम से। तो बजट के माध्यम से हम अपने मानवीय और प्राकृतिक, दो प्रकार के संसाधन है, प्राकृतिक और मानवीय। जो प्रकृति ने दी है वो प्राकृतिक, और जो हमारी श्रम शक्ति है उसको अपन मानवीय संसाधन में गिनते हैं। तो प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करके यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास माध्यम क्या होता है, बजट। फिर व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, चौथा व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। व्यापार चक्र का अभिप्राय क्या, अर्थव्यवस्था में होने वाली तेजी और मंदी। तेजी की स्थिति भी खराब है और मंदी की स्थिति भी खराब है। वही अर्थव्यवस्था अधिक विकास करती है जो स्थायित्व के साथ चले,
क्योंकि अत्यधिक तेजी और अत्यधिक मंदी दोनों ही समय हमारे उत्पादन, आय और रोजगार के जो स्तर होते हैं वो घटने लगते हैं। तो अगर अपन मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति से निजात पाना चाहते हैं, या अपन कहें कि हम जो बहुत अधिक तेजी और बहुत अधिक मंदी की स्थितियां हैं उनसे यदि छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में क्या उपाय है? सरकारी बजट, जिसके अंदर हम मुद्रास्फीति के समय लोगों पर अधिक कर लगाकर और मंदी के समय व्यय को बढ़ाकर व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थायित्व के साथ विकास करने में योगदान दे सकते हैं। फिर देखिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पांचवा इसका महत्व देखिए। यदि हम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, आप सभी को पता है आधारभूत सुविधाएं कौन कौन सी है? बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लेसन पढ़ चुके हैं पहले। आधारभूत आधारित संरचनात्मक सुविधाएं अगर हम ये हमारी समस्त जनता को उपलब्ध करवाना चाहते हैं, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार जैसी आर्थिक और शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सामाजिक आधारभूत आधारित संरचनाएं यदि हम समस्त जनता को उपलब्ध करवाना चाहते हैं और एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकारी बजट बनाना अनिवार्य है, ताकि जनता को विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। फिर है कुशल और प्रभावी शासन। 6 इसका महत्व है कुशल व प्रभावी शासन। प्रभावी शासन, शासन व्यवस्था। देखिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे, सभी लोगों को न्याय मिलता रहे, कानून व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कारगर हो सके, तो इसके लिए क्या जरूरी है? बजट बनाना। बजट बनाकर ही हम हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है उसके अंदर कुशलता ला सकते हैं, या एक न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार चलने वाले समाज की स्थापना कर सकते हैं। और लास्ट इसका महत्व, विदेशी विनिमय नियंत्रण कर सकते हैं हम इसके द्वारा। विदेशी विनिमय नियंत्रण, विदेशी विनिमय नियंत्रण, विदेशी विनिमय नियंत्रण का क्या अभिप्राय है? हमारी मुद्रा के मूल्य को दूसरे देशों की मुद्राओं में स्थिर रखना। हर देश की अर्थव्यवस्था आजकल कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था। आयात निर्यात के माध्यम से हम अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और यदि हम विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व चाहते हैं, विदेशी विनिमय नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आयातों पर जैसे अधिक कर लगा देंगे तो आयात कम होंगे, निर्यातों पर कम कर लगाए जाएंगे तो निर्यात अधिक मात्रा में होंगे। तो ये सब किस पर डिपेंड है? बजट पर। तो हमारी आयात निर्यात व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने में भी कौन मदद करता है? हमारा बजट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है, विद्वानों ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है, और एक बजट बनाकर सरकार को क्या क्या फायदे होते हैं, बजट क्यों बनाया जाता है, या बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, बजट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। आज की क्लास में हमने सीखा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कॉल करें। धन्यवाद।